45 टाइप कीजिए। 45 ध्यान देंगे। 45 में मैंने कहा था कि पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था, जिसे कहा गया था क्या? पेंजिया। पृथ्वी की अनुमानित आयु 5 अरब साल कितना माना गया है। और 5 अरब साल जब माना गया है तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले एक ही भूखंड था और उस भूखंड को कहा गया पेंजिया। क्या? पेंजिया करोड़ों साल तक रहा होगा और इसके चारों तरफ याद रखेंगे ये स्थल था। पेंजिया जो था स्थल था, भूमि था। इसमें विशेष बदलाव आया और ये 2 भाग में बंटा। एक कहलाया अंगारा लैंड। क्या कहलाया? अंगारा लैंड। और दूसरा कहलाया गोंडवाना। दूसरा कौन? इस लेकर हम प्राचीनतम भूखंड पेंजिया के 2 भाग बंटे, अंगारा और गोंडवाना। अंगारा और गोंडवाना, जिससे इसी दोनों से महादेश का विकास हुआ। किसका विकास? किसका? तो ध्यान रखेंगे, हमने कई बार बताया कि ध्यान रखेंगे महादेश का जो विकास हुआ, महादेश का जो विकास हुआ वो ये दोनों ही प्राचीन भूखंड थे, अंगारा और गोंडवाना। अंगारा और तो जो लगभग उत्तरी गोलार्ध पर हैं, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। एशिया, यूरोप और ये अंगारा लैंड के भाग है। किसके भाग हैं? जबकि भारत का दक्षिण भारत वाला एरिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, ये प्राचीन भूखंड किसके भाग हैं? गोंडवाना। किसके? गोंडवाना। किसके भाग हैं? गोंडवाना। और यहीं पर महादेश में ही याद रखेंगे कई देश हैं दुनिया के अंदर, और फिर देश है तो स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, इसी देश में याद रखेंगे मानव, वनस्पति जो भी है वो सारे अपने अपने देश के हिसाब से है। तो पहले पृथ्वी की उत्पत्ति 5 अरब साल पहले हुआ था, और पृथ्वी जब उत्पन्न हुआ, जैसे हम मानव की अगर बात आप बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो हम मानव डायरेक्ट नहीं आए हैं, हम लोग मछली से बने हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहता है कि भाई मछली से तुम कह रहा है, तो ये प्राचीन धर्म ग्रंथ में भी पहले याद रखेंगे मत्स्य पुराण की बात होती है, और मत्स्य पुराण के बाद जब बायोलॉजी डेवलप हुआ, जीव विज्ञान डेवलप हुआ, वैज्ञानिक, तो वो प्रामाणिकता के आधार पर, डेवलपमेंट के आधार पर कहा कि भाई कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो बहुत लंबा प्रोसेस है, हमसे करोड़ों साल पहले मछली आया है और अभी भी है, और हम लोग वही मॉड्यूलाइज हैं, मछली से ही हम लोग आए। अब मछली से कैसे आए हैं? तो मछली से लाखों करोड़ों साल तक स्ट्रगल मछली किया, आया स्थल पर, और जब स्थल पर आया तो वो बन गया एम्फीबिया, और एम्फीबिया भी करोड़ों साल तक प्रयास किया तो बना रेप्टाइल्स। अब सब में कैरेक्टर है कि मछली सिर्फ ध्यान रखेंगे गिल से ही श्वास लेता है, एम्फीबिया थोड़ा डेवलप हुआ, और डेवलप जब हुआ तो ध्यान रखेंगे वो स्थल और जमीन दोनों पर रहना शुरू किया। फिर रेप्टाइल्स आया तो कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हो गए, डेवलप हो गए, जो केवल स्थले पर रहना शुरू कर दिया, उसको पानी से बड़ा एलर्जी हो गया, जैसे छिपकली, गिरगिट,
छिपकली और गिरगिट, ये पानी में जाएगा तो मर जाएगा। लेकिन उसी में याद रखेंगे, क्रोकोडाइल की बात करेंगे, उसी में दो सांप है, एगो पानी में सांप रहता है, एगो स्थल पर सांप रहता है कि नहीं है। और उसी रेप्टाइल से जब डेवलपमेंट हुआ तो बर्ड्स बना, पक्षी, और पक्षी जब याद रखेंगे डेवलप हुआ तो मेमेल्स बना, स्तनधारी, और उसी स्तनधारी में हम लोग यहाँ तक मानव पहुंचे। तो बहुत लंबा प्रोसेस हुआ। तो जो प्रोसेस जीवन के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए याद रखेंगे रहा, वही याद रखेंगे पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के बदलाव में भी कारण बना। और वही भौतिक स्वरूप करोड़ों करोड़ों साल का रहा, जिसमें एक विशेष एरा और समय का ड्यूरेशन रहा था, जिसमें आर्केजोइक, मेसोजोइक, प्लेओजोइक, सीनोजोइक, ये सभी महाकल्प हुए, एरा हुए। इस प्रकार से सतयुग है ना, द्वापर, त्रेता और कलयुग, उसी प्रकार से बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से कई महाकल्प हुए। और ये बताया जाता है कि हिमालय किस कल्प में बना, रॉकी माउंटेन कब बना, उसके करोड़ों करोड़ों साल के एक एक पीरियड था। जैसे सप्ताह में 7 दिन होता है, 9 दिन नहीं होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो करोड़ों करोड़ों साल का एक एक पीरियड महाकल्प हुआ। और उस महाकल्प में याद रखेंगे हिमालय, रॉकी माउंटेन, एंडीज पर्वत, कंटिनेंट का विकास, महासागर का विकास, सागर का विकास, और वो प्रोसेस अभी भी चल रहा है। लेकिन इतने लंबे ड्यूरेशन के ये सभी पीरियड होते हैं कि तब तक एकाध जीवे विलुप्त हो जाता है। जैसे डायनासोर करोड़ों साल तक याद रखेंगे पृथ्वी पर राज किया और विलुप्त हो गया। तो हो सकता है मानव भी 2-4 1-8 लाख साल और शासन करेगा, फिर ये भी विलुप्त हो जाएगा, फिर कोई दूसरा जीव का प्रादुर्भाव होगा पृथ्वी पर। तो ये प्रोसेस चलते रहता है। तो प्राचीन भूखंड कौन था? पेंजिया। पेंजिया 2 भाग में बटा, अंगारा और गोंडवाना। और हम अक्सर पढ़ते हैं कि हमारा प्राचीनतम भूखंड कौन सा है? गोंडवाना। कौन? गोंडवाना। कौन? जबकि गोंडवाना अंगारा लैंड से क्या बना, और इसी महादेश में क्या था? देश क्या था? कन्फर्म ना? तो इस तरीके से याद रखिएगा। जबकि पेंजिया के चारों तरफ जो पानी वाला एरिया था, जिसे पैंथेसाला कहा गया, उससे महासागर का विकास हुआ। किसका विकास? किसका विकास? तो कभी भी पूछेगा कि बताइए कि पेंजिया से 2 भूखंड बने, अंगारा लैंड और इसी अंगारा और गोंडवाना से क्या बना? महादेश। क्या? क्या? महादेश। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है भाई, ध्यान देना। कहता है कि सागरों से टकराती लहरें और पठारों से निकलने वाली नदियां के अवसाद निक्षेप से किसका विकास हुआ था? तटीय मैदान। कौन मैदान? कौन मैदान? तटीय मैदान। आंसर वहां लिखिएगा, तटीय मैदान। कौन मैदान? लेकिन अब इधर थोड़ा समझिए और सुनिए, ध्यान रखिएगा। तटीय मैदान के संदर्भ में हमारे यहाँ भी तटों का मैदान है कि नहीं? बताइए। अरे हमारे यहाँ तटीय मैदान है कि नहीं? आज ही वेरीफाई करेंगे। ये भारत है, ये है भारत की नहीं है दक्षिण भारत? दक्षिण भारत में ध्यान रखिएगा कि दक्षिण भारत में ये एक पर्वत है पश्चिमी घाट। कौन है? कौन? और ये है पूर्वी घाट। कौन? पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? तो पश्चिमी घाट और कौन? अक्सर एक सवाल आता है कि पश्चिमी घाट के अपेक्षा पूर्वी घाट जो है वो चौड़ा है, क्योंकि भारत के तटीय मैदान को 2 भागों में बांटते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान, और इधर है अरब सागर। कौन सागर? है कि नहीं है? और इधर कौन? बंगाल की खाड़ी। कौन खाड़ी? कन्फर्म ना? जब ये गोंडवाना का भूखंड जब बना होगा, तो गोंडवाना भूखंड में याद रखिएगा
कि इसी भारत से अफ्रीका अलग हुआ और इसी अलग के दरमियान विशेष बल के कारण ये वाला एरिया धंस गया और ये वाला एरिया याद रखेंगे क्या हो गया, उठ गया। और ये याद रखेंगे धंस जाने के कारण यहां पर जो अवसाद जमा हुआ उसको मैंने कहा है पश्चिमी तटीय मैदान। क्या कहा है? पश्चिमी तटीय मैदान। क्या कहा? पश्चिमी तटीय मैदान में ध्यान रखिएगा कि ये गुजरात है। कौन है? गुजरात के तट को कहा जाता है काठियावाड़। क्या कहा जाता है? अब बताओ भाई, काठियावाड़ तट कहां पड़ता है? गुजरात। कहां पे? कौन तट? काठियावाड़। कौन? काठियावाड़ के बाद याद रखेंगे यह है महाराष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र के तट को कहते हैं कोंकण। क्या कहते हैं? तो कोंकण तट कहां है भाई? महाराष्ट्र। कहां पे? जबकि याद रखेंगे यह है केनरा। कौन? केनरा या कन्नड़ तट है कर्नाटक। कहां है? कहां है? तो कर्नाटक के तट को क्या कहते हैं? और केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार। क्या कहते हैं? मालाबार तट। कौन तट? मालाबार तट कहां है भाई? केरल। कहां पे? अब एक प्रोसेस फिर समझिए कि पश्चिमी घाट जब बना होगा तो फिर लाखों साल का प्रोसेस चला होगा। इस पश्चिमी घाट पर्वत से याद रखेंगे इधर से भारत की जलवायु होगी मॉनसूनी। कैसी होगी? तो बताइए, मॉनसून जब आया तो सबसे पहले केरल आया होगा और केरल आने के बाद फिर ये पश्चिमी घाट से टकराया होगा। पश्चिमी घाट पर्वत से जब टकराया होगा तो वर्षा यहां हुआ होगा। अब वर्षा जब बहुत ज्यादा हुआ होगा तो यहां से याद रखेंगे कई धाराएं बनी होंगी और कई धाराएं मिलकर एक मुख्य धारा बनी होगी और वही मुख्य धारा को जब हम लोग को ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमने उसका नाम रख दिया गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी का नाम दे दिया। अरे नाम जो नामांकन हुआ वो भाषा के आधार पर ना हुआ। इसका नाम है मनोज है तो हिंदी में मनोज है। कि चीन में रहता तो इसका नाम हो जाता झिंग झांग चिंग। आई अमेरिका में रहती तो हो जाती सुनीता विलियम्स। इंडिया में सुनीता है, अमेरिका में सुनीता विलियम्स हो जाती, आई बिलमोर हो जाता। बात समझे? तो नामांकन तो भाषा पर हुआ है ना। तो हिंदी में है, यही याद रखेंगे। तमिल, कन्नड़, भारतीय में तो 1000 भाषा है, तो कुछ भी आप कह सकते हैं, है ना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा। तो ये नदी बना होगा, ऑनलाइन वाला यूट्यूब वाला ध्यान से देखेगा। ये नदी बन गया कौन? गोदावरी। ये बन गया कृष्णा, ये बन गया कावेरी। अब इस सभी नदी भी लाखों साल तक प्रयास किया होगा और फिर यहां से अवसाद और मिट्टी लाला के इस तट पर जमा किया होगा और जो ज्यादा लाके जमा किया उसका तट ज्यादा चौड़ा हुआ। इस लेकर ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी तट के अपेक्षा पूर्वी तट का मैदान क्या है? चौड़ा है। और इसका मूल कारण है क्योंकि दक्षिण भारत की नदियां यहां पर मिट्टी लाके जमा की है। क्या लाके जमा की है? क्या लाके जमा की है? मिट्टी लाके जमा की है। और इसी में एक तट है कोरोमंडल। नाम सुने होंगे। कोरोमंडल तट कहां है? तमिलनाडु। कहां पे? तो तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। क्या कहते हैं? तो बताओ, कोरोमंडल तट कहां है? तमिलनाडु। कहां पे? कौन सा? तो कोरोमंडल तट कहां है? कहां पे? कहां पे? कौन सा? कंफर्म ना। जबकि याद रखेंगे कलिंग तट। कौन तट? कलिंग तट या उत्कल तट कहां है? उड़ीसा। कहां? कहां? और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के संयुक्त तट को हम उत्तरी सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं? तो उत्तरी सरकार तट उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और कंफर्म ना। तो जिसमें याद रखेंगे कि नदी और, अब ध्यान रखेंगे,
बड़ा योगदान रहा है, ध्यान रखेंगे, समुद्र का। किसका? समुद्र। किसके निर्माण के लिए? तटीय मैदान। कौन मैदान? कौन मैदान? तो कोरोमंडल तट कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ? और केरल के तट को? केरल के तट को मालाबार क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहाँ? केरल। क्लियर ना? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अब थोड़ा घर से आए तो थोड़ा मन लगाइए, है ना। मन तो नहीं लग रहा होगा, 2-4 दिन अभी नहीं मन लगेगा, बात समझे। फिर धीरे धीरे ठीके लगेगा। नया लड़का जब आता है ना पटना में, 6-7 दिन खूब रोता है अंदर ही अंदर, एकला, है ना। कहाँ पे? जहाँ वो उसका डेरा लेता है। फिर जब वो पटना में घूमता उमता है तो उसको थोड़ा ठीक लगता है, और जब ऐसा ठीक लग जाता है कि फिर घरे जाके मन नहीं करता है, बात समझे। क्योंकि जब वो घर से आता है तो माँ बाप का प्यार होता है, मिलता है उसको, लेकिन फिर जब पटना में आ जाता है तो फिर अलगे प्यार में रह जाता है। तो फिर जब घर जाता है तो उतना प्यार उसको नहीं मिल पाता है, बात समझे। तो तुलना करता है, तो तुलना करता है तो अंतर हो जाता है। अब अंतर हो जाता है तो वही बात है ना। तो थोड़ा सा मन लगाइए। आगे आगे भाई ध्यान देगा। तो ये समुद्री तटीय मैदान, अवसाद का मतलब क्या होता है? मिट्टी, गाद, कीचड़। मिट्टी, गाद और कीचड़। और निक्षेप मतलब वो उसको समतलीकरण करता है। कौन? नदी। कौन? नदी। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे भाई। कहता है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना, कहता है क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पर्वतीय भाग है? 11। कितना? कितना? भारत के। किसका भाई? भारत का। याद रखिएगा। लेकिन इसमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा, ऐसे एससीईआरटी जो देगा वही हम मान्य करेंगे, है ना। लेकिन इसका वेरीफाई भी करना है, चेक भी हम कर लेंगे, अब टेंशन मत लीजिए, मेरी ड्यूटी है। अब देखो भाई, भारत में ध्यान रखिएगा, भारत के कौन कौन से भाग पर्वतीय हैं और कौन कौन से भाग मैदानी हैं, एकदम ध्यान से समझना है। तो भारत का सबसे पहला ध्यान रखिएगा कि ये जो आप जितना हम यहां पर ये कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया, ध्यान रखेंगे, पर्वत है। पूरा का पूरा एरिया क्या है? पर्वत है। इसमें ये सारा का सारा हिमालय है। सारा का सारा क्या है? हिमालय। ये पर्वत वाले एरिया हैं पूरा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे क्या हैं? मैदान, ये सॉरी पर्वत। सारे के सारे क्या है? पर्वतीय क्षेत्र। सारे के सारे पर्वतीय क्षेत्र हैं प्यारे, ध्यान रखिएगा, पर्वतीय क्षेत्र। और कौन पर्वत? हिमालय। कौन पर्वत? हिमालय पर्वत। गौर कीजिएगा। दूसरा, ये पंजाब से लेकर यूपी बिहार का पूरा एरिया मैदानी है। क्या है? मैदानी एरिया है। ये आसाम तक, ये आसाम का एरिया भी क्या है? मैदानी। मैदानी एरिया ये वाला है। इसे उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और बंगाल, और इसके कुछ भाग आसाम के। किसके? ऐसा नहीं कि अधिकतर में अब जैसे ऐसा नहीं कि जो है आपका बंगाल की बात करेंगे पूरा बंगाल, बंगाल का कुछ एरिया जैसे दार्जिलिंग वाला एरिया वो पूरा पहाड़ है, लेकिन बंगाल के 90% एरिया क्या है? मैदान। क्या है? मैदान। इसलिए कर ये मैं कह रहा हूं। और जैसे ही आप दक्षिण भारत जाएंगे तो दक्षिण भारत का ये एरिया है पठारी। कैसा है? पठार। क्या है? जिसमें मध्य प्रदेश आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, तेलंगाना, कर्नाटक वाला एरिया आ जाता है पठार। तो ये वाला एरिया क्या है भाई? पठार। ये वाला एरिया क्या है? पठार। और ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये है तटीय मैदान। कौन मैदान? जो अभी मैंने बताया था। और ये है पूर्वी तटीय मैदान। कौन मैदान? कौन मैदान? तो ये भारत का भौतिक विभाजन है। भारत का क्या है?
तो भारत के भौतिक विभाजन या प्राकृतिक विभाजन के आधार पर भारत के पूरे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को हमने 5 भागों में बांटा। कितने भाग में? कितने भागों में? जिसमें पहला है, याद रखेंगे, उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, जहां पर है पूरा का पूरा हिमालय। पूरा का पूरा क्या है? दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो याद रखेंगे प्यारे, ये 2 नंबर में है और इसे हम कहते हैं गंगा का मैदान। क्या कहते हैं? गंगा का मैदान। कौन मैदान? तीसरा है प्रायद्वीप। कौन सा? प्रायद्वीप के, याद रखेंगे, पर्वत एवं पठार। पर्वत एवं और चौथा है तटीय मैदान। कौन मैदान? तटीय मैदान में पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। और पांचवा है आपका द्वीप समूह। कौन सा? द्वीप समूह में आता है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार और, तो भारत के भौतिक स्वरूप को हमने कितने भागों में बांटा? 5। कितने? 5। कितने? जिसमें पहला है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत का जिसे मैंने हिमालय कहा। क्या कहा? क्या? तो हिमालय पर्वत है कि नहीं? और हिमालय उत्तर में है कि दक्षिण में? उत्तर में है ना। तो पहले स्वरूप में याद रखेंगे उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का, फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का। तो बताइए इस मैदान के निर्माण में गंगा का योगदान है कि नहीं? इस लेकर उत्तर भारत के विशाल मैदान को मैंने कहा गंगा का मैदान। क्या कहा? कौन मैदान? तीसरा है प्रायद्वीप के पर्वत एवं पठार। प्रायद्वीप के पर्वत एवं जिसमें डेक्कन का पठार। कौन? मालवा। कौन? बुंदेलखंड। कौन? बाघेलखंड। कौन? ये सारे पठार प्रायद्वीप भारत के भाग है कि नहीं? है कि नहीं है? जबकि यहाँ कई पहाड़ी और पर्वत हैं, जैसे आरावली। कौन? विंध्याचल। कौन? सतपुड़ा। कौन? पश्चिमी घाट। कौन? पूर्वी घाट। कौन? बताइए सारे पर्वत और पहाड़ी हैं कि नहीं है? जहाँ नीलगिरी पहाड़ी है, बहुत सारी पहाड़ियां हैं। और उसके बाद है तटीय मैदान। रुक, हाँ बोलिए। हाँ, वो मैदानी क्षेत्र में उसको ऐड कर दिया जाता है ना। हाँ कुछ क्षेत्र है उसको इसी एरिया में है ना, गुजरात वाला एरिया और राजस्थान वाला एरिया उसको, क्योंकि राजस्थान के लगभग भाग जो हैं वो प्रायद्वीप पठार और किसके भाग हैं? पहाड़ी के भाग हैं। जैसे आरावली, जैसे मेवाड़ का पठार कहाँ पड़ता है? राजस्थान। जबकि भारत के कुछ एरिया जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, ये सारे के कुछ एरिया याद रखेंगे मरुस्थलीय हैं। कैसे हैं? मरुस्थलीय। तो उपभाग में, हाँ अच्छा ये हम चेक कर लेंगे। पर्वत है ना, वो हमको भी खुद लगा है, तो उसमें थोड़ा आप करके रखिएगा। तो ये वाला एरिया, मरुस्थलीय वाला एरिया को इसी में ऐड किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से याद रखेंगे। ऐसे ऐड कर सकते हैं मरुस्थलीय भाग भी, है ना, लेकिन मुख्य रूप से कितने भाग? 5। कितने? 5। क्लियर ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इसमें थोड़ा हमको भी कंफ्यूजिंग। एनसीईआरटी कितना? 27% है पठारी एरिया है भाई, और मैदानी कितना है? 43। और पर्वत कितना है? 30। ठीक है, इसको यहाँ कट कीजिए आप, 30% कीजिएगा। हाँ 10.6 है। तो इसमें देखो भाई कंफ्यूजिंग बना हुआ है ना। एससीईआरटी, एनसीईआरटी कितना? ये कौन सा एनसीईआरटी है? 10th का है। और वो कौन है? 9th का है। दोनों वेरीफाई किया जाएगा, है ना।
एससीईआरटी कुछ बता रहा है, इसको सुरक्षित रखते हैं, इसका जजमेंट अभी कोई इसमें ऐड मत कीजिएगा, इसको हम कल हम बताएंगे इसको पूरा, है ना। ये ठीक है। चलिए, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का हिस्सा का कितना प्रतिशत पर्वतीय भाग है? कितना? 43। कितना भाई? 43 है कि नहीं है ना? तो याद रखिएगा, जैसे कुछ न्यू और पुराना दोनों हम चेक कर लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, सदैव याद रखें, कोई भी चीज के परसेंटेज में क्या होता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बाकी टेंशन नहीं लेना है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल का, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का याद रखिए पर्वतीय भाग कितना प्रतिशत? 43। कितना? ध्यान रखिए, जो होगा कल वेरीफाई करेंगे, बात समझ गए ना? हाँ, चलिए नेक्स्ट, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना हिस्सा प्रतिशत पठारी है भाई? अब देखिए, इसमें 28 और 18 कर दिया है, बाकी है ना दिया गया है टोटल कितना, लगभग 27, है ना। कितना प्रतिशत? 27। तो अभी ऐड आप 27 कर लीजिएगा, यहाँ पर 28 दिया गया तो दोनों लगभग सेम है, 27% ऐड कीजिएगा, है ना। ये तीनों सवाल हम आपको कल वेरीफाई करेंगे, मैदानी का प्रतिशत, पठारी का और पर्वत का, है ना। अब देखिए, भौतिक विभाग के आधार पर भारत को कितने भागों में? 6। अभी मैंने मुख्य रूप से कितने भाग बताया था? 5, और एक उसमें ऐड करेंगे मरुस्थलीय। कौन सा? तो मरुस्थलीय की अगर बात करेंगे तो मरुस्थलीय भाग को ऐड करेंगे तो उसमें टोटल कितना हो जाएगा? 6। कितना? 6। और इससे पहले हमने कितना बताया था? 5। तो 5 में मैंने बताया था उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का, और दूसरा मैंने बताया था उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का। इसके बाद प्रायद्वीप के पठार, कौन सा? तटीय मैदान, कौन से? द्वीप समूह, कौन से? और एक भाग ऐड कीजिएगा मरुस्थलीय, कौन सा? तो टोटल कितना? 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 देखिए, कुछ जैसे आप क्लास 6 7 में जाएंगे तो वहां 4 भाग ऐड किया है, ऊपर जाएंगे 5 भाग ऐड कर दिया गया, है ना। अब उसमें क्या किया है कि उसमें जो है तटीय मैदान को हटा दिया है, बात समझ गए ना। लेकिन पूरा का पूरा हम लेकर चलेंगे, जो हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछता है उस हिसाब से आपको ध्यान रखेंगे। उसमें ऑप्शन के हिसाब से भी बहुत सारे सवाल ऑप्शन के हिसाब से ही बनाए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो टोटल याद रखेंगे, भारत के भौतिक विभाग को कितने भागों में? 6, याद रखिएगा। एससीईआरटी में 11 दिया है, वो हम कल टोटल वेरीफाई कर देंगे। एनसीईआरटी कुछ अलग दिखा रहा है, एससीईआरटी अलग दिखा रहा है, दोनों को वेरीफाई करके कर दिया जाए। देखिए, प्रतिशत में, हाँ उसमें 11 दिखा रहा होगा एससीईआरटी में, हाँ उसी को लेकर चलेंगे। चलिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी मीटर है भाई? 8,800। 8,800 कंफर्म ना? कहीं आप देखेंगे 8,850 भी ऐड किया हुआ है कि नहीं है? तो वो ऑप्शन के हिसाब से, अब लड़का बोलेगा दोनों दे देगा तो नहीं देगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं दे देगा। जैसे बहुत कहता कि दे देगा तब, तो तुम जो बोलेगा तुम्हारे हिसाब से होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 8,848 किसकी ऊंचाई? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट नेपाल में 8,848, नेपाल में इसको प्यारे सागर माथा क्या कहते हैं। जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 8,600, 8,600, 8,611 मीटर। K2 कहां पड़ता है? लद्दाख। K2 कहां है? लद्दाख। K2 कहां है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन? K2। कौन सी? जबकि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी और माउंट एवरेस्ट है कहां? नेपाल। और K2 कहां है? लद्दाख। K2। अच्छा, कंचनजंगा कहां है भाई? सिक्किम। कहां पे? और नंदा देवी? उत्तराखंड। नंदा देवी। कामेट कहां है? कामेट कहां है? उत्तराखंड। कामेट कहां है?
अच्छा बताइए नंगा पर्वत कौन? नंगा पर्वत कहाँ है? लद्दाख। कहाँ पे? तो नंगा पर्वत कहाँ है भाई? लद्दाख। कहाँ पे? अच्छा बताइए अनाईमुडी कहाँ है? अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना। अनाईमुडी कहाँ? केरल। और एक है डोडा बेटा कौन? डोडा बेटा कहाँ? तमिलनाडु। कहाँ? कौन सा? तो डोडा बेटा कहाँ है? तमिलनाडु। कहाँ? और अगर पूछे गुरु शिखर कौन सा? बताइए गुरु शिखर कहाँ है? राजस्थान। कहाँ? और धूपगढ़ कहाँ है भाई? धूपगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। धूपगढ़ कहाँ है? तो अनाईमुडी कहाँ? केरल। अनाईमुडी और डोडा बेटा तमिलनाडु। गुरु शिखर राजस्थान। धूपगढ़ मध्य प्रदेश। केटू कहाँ है? लद्दाख। नंदा देवी उत्तराखंड। कामेट उत्तराखंड। नंगा पर्वत और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहां पे? नेपाल। कहां पे? कंफर्म ना? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 8611 K2। अच्छा कंचनजंगा 8600 लगता है 11 है जी। हाँ 8800 है या 8011? चेक कर लेंगे। अच्छा ठीक है 6 ही होगा। यस ठीक। K2 या माउंट गॉडविन एस्टिन की ऊंचाई 8611। 8600 और ये है कहां पे? लद्दाख। कहां पे? लद्दाख। याद रखिएगा टोटल तो आपको याद ही करवा देंगे। कंचनजंगा की ऊंचाई 8598। 8500 और कंचनजंगा है कहां पे? सिक्किम। कंचनजंगा और ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है याद रखिएगा। हिमालय के कहता है भाई हिमालय के उत्तर में कौन पर्वत है? काराकोरम। कौन? तो हिमालय के उत्तर में कौन है? काराकोरम। याद रखेंगे अगर आप बात करेंगे इस नक्शे के हिसाब से तो ध्यान रखिएगा सबसे पहला है काराकोरम। कौन? काराकोरम के बाद है लद्दाख। कौन? लद्दाख के बाद है जॉस्कर। क्या है? और ये तीनों मिलकर काराकोरम लद्दाख और जॉस्कर। पहला है काराकोरम। कौन? काराकोरम एक पर्वत श्रेणी है। दूसरा है लद्दाख। कौन पर्वत श्रेणी? लद्दाख। और तीसरा है जॉस्कर। क्या नाम है? जॉस्कर। याद रखेंगे ये तीनों पर्वत श्रेणी मिलकर बनता है ट्रांस हिमालय। कौन हिमालय? तो ट्रांस हिमालय में कितनी श्रेणियां? 3। काराकोरम लद्दाख और जॉस्कर। काराकोरम लद्दाख और इसी ट्रांस हिमालय के काराकोरम में भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। कौन सी? तो K2 किस श्रेणी में पड़ता है? काराकोरम। किसमें? कौन सा? तो K2 किस श्रेणी में? किस श्रेणी में? कौन सा? कौन सा? कौन सा? जबकि याद रखेंगे ट्रांस हिमालय में टोटल श्रेणी कितनी है? 3। कितनी? काराकोरम लद्दाख और काराकोरम लद्दाख और कंफर्म ना? जबकि इसी ट्रांस हिमालय के काराकोरम में कुछ बड़े ग्लेशियर भी हैं जैसे सियाचिन। कौन? तो बताओ भाई सियाचिन ग्लेशियर। कौन ग्लेशियर? बताओ सियाचिन ग्लेशियर की बात करेंगे किस श्रेणी में है? काराकोरम। यहीं पर है रेमो ग्लेशियर। कौन ग्लेशियर? यहीं पर है सकमरी। कौन सा? यहीं पर है बिफायो। कौन सा? ये सारे ग्लेशियर। यहीं पर है बातूरा। कौन सा? बताओ ये सारे ग्लेशियर याद रखेंगे किस श्रेणी में है? काराकोरम। किस श्रेणी में? तो प्रश्न आएगा कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन? सियाचिन। कौन? किस श्रेणी में? काराकोरम। कहां? और ये सारे ग्लेशियर हैं लद्दाख में। कहां पे?
कहां पे? लद्दाख में। तो लद्दाख में सियाचिन कौन? रेमो कौन? सकमरी कौन? पीफायो कौन? बातुरा कौन? ये सारे के सारे ग्लेशियर याद रखेंगे कहां है? लद्दाख। और किस श्रेणी में? काराकोरम। किस श्रेणी में? किस श्रेणी में? कन्फर्म ना? तो हिमालय का सबसे उत्तरतम श्रेणी याद रखेंगे काराकोरम है। कौन? काराकोरम याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि केटू अन्य किस नाम से याद रखेंगे जाना जाता है? गौरी नंदा पर्वत। कौन पर्वत? तो केटू को गॉडविन ऑस्टिन क्या कहते हैं? केटू का अन्य नाम है गॉडविन ऑस्टिन या इसे गौरी नंदा क्या कहते हैं? गौरी नंदा। किसको भाई? केटू। और अभी मैंने बताया था कि केटू कहां पड़ता है? लद्दाख। कहां पे? और ये किस श्रेणी में पड़ता है? काराकोरम। किसमें? तो काराकोरम में ही याद रखेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम याद रखेंगे काराकोरम। पर्वत श्रेणी में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? तो केटू का एक अन्य नाम, केटू का अन्य नाम गॉडविन ऑस्टिन या गौरी नंदा। क्लियर ना? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे भाई। जॉस्कर पर्वत श्रेणी किस हिमालय श्रेणी का भाग है? एकदम गलत है ना? ये प्यारे एकदम कटेगा और ये होगा ट्रांस हिमालय। कौन हिमालय? कौन हिमालय? ट्रांस हिमालय का भाग है जॉस्कर। कौन? तो यहां जॉस्कर पर्वत याद रखेंगे। श्रेणी की अगर बात करेंगे तो ये महान हिमालय का भाग नहीं है। किस हिमालय का? तो ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां। कितनी? काराकोरम, लद्दाख और जॉस्कर। काराकोरम, लद्दाख और काराकोरम, लद्दाख और कंफर्म ना? तो यहां कट क्या कोई बोल रहा क्या? चलो भाई, तो ध्यान रखना है ट्रांस हिमालय। कौन हिमालय? ट्रांस हिमालय याद रखेंगे। महान हिमालय की बात करेंगे तो हम आएंगे ही महान हिमालय पे और बताएंगे कि वहां कौन कौन है ना? कहता है सतलज एवं सिंधु नदी के बीच हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब या कश्मीर? पंजाब या कश्मीर हिमालय? पंजाब या कौन हिमालय बताओ? पंजाब या कश्मीर? पंजाब या तो पंजाब या कश्मीर हिमालय याद रखेंगे। पंजाब या कौन? पंजाब या कन्फर्म ना? अब ध्यान रखेंगे सतलज से लेकर किस नदी को लेकर? सिंधु। सतलज और इसको इस मैप के जरिए थोड़ा समझिए कि सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को प्रादेशिक क्षेत्र के आधार पर हिमालय ने प्रादेशिक क्षेत्र के आधार पर नदियों ने हिमालय को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4। पहला तो आप यूं कह लीजिए कि ये आपका है सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु की उत्पत्ति सबको पता है कि मानसरोवर से होती है। कहां से? मानसरोवर झील तिब्बत। मानसरोवर झील तिब्बत से कौन निकलती है? सिंधु। कौन? जबकि याद रखेंगे राकस ताल। कौन? राकस ताल। कौन ताल? राकस ताल झील तिब्बत से निकलती है सतलज। कौन? और ये देखिए ये निकल गई ना? और इस बीच में जो हिमालय पड़ेगा तो याद रखेंगे इस बीच में जो भी हिमालय पड़ेगा वो सारे हिमालय का भाग कहलाएगा। याद रखिएगा कि कहलाएगा आपका पंजाब या कश्मीर। पंजाब या तो पंजाब या कश्मीर हिमालय की बात करेंगे किन 2 नदी के बीच? सिंधु और तो सिंधु और सतलज के बीच प्रादेशिक क्षेत्र के आधार पर जो हिमालय है उसको कश्मीर या पंजाब, कश्मीर या लेकिन कहीं कहीं पर आपको हम बताएंगे कि एक और भी है कि सतलज नदी से एक नदी है काली। सतलज से कौन? सतलज से तो
ध्यान रखिएगा, दूसरा जो हिमालय है वो याद रखेंगे सतलज नदी। कौन नदी? सतलज नदी से ध्यान रखिएगा काली। सतलज से कौन? सतलज से काली के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन हिमालय? कुमायूं हिमालय। कौन हिमालय भाई? और इसका अधिकतर भाग उत्तराखंड में पड़ता है। कहां पड़ता है? तो बताओ, दूसरा जो प्रादेशिक क्षेत्र के आधार पर होगा उसको हम याद रखेगा सतलज से काली। सतलज से, तो सतलज नदी से लेकर काली नदी, सतलज से लेकर, सतलज से लेकर, तो सतलज से लेकर काली के बीच के हिमालय को मैंने क्या कहा? कुमायूं। क्या कहा? तो कुमायूं हिमालय किन दो नदी के बीच? सतलज और, सतलज और, कंफर्म ना? क्लियर? याद रखिएगा, आगे और भी बताए ही जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। आ ही तो गया है भाई, है ना? चल भाई ध्यान दो। सतलज से काली नदी के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हिमाचल या कुमायूं। हिमाचल या, हिमाचल या क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय कहते हैं। कुमायूं हिमालय याद रखेंगे दो नदी के बीच। कितने नदी के बीच? सतलज और कौन भाई? काली। सतलज और, तो सतलज और काली के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? और अभी मैंने बताया था कि सिंधु से सतलज, सिंधु से, तो सिंधु से सतलज के बीच के हिमालय को पंजाब या कश्मीर, पंजाब या, पंजाब या, कंफर्म ना? आगे क्या कहता है प्यारे, ये भी देख लो। इसको हम एक बार मैप के जरिए बताएंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। केवल आप याद रखेंगे काली से तीस्ता, काली से, काली से के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? नेपाल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो काली से तीस्ता, काली से, तो काली से तीस्ता के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। कौन हिमालय? आइए थोड़ा इसको इस मैप के जरिए ही समझ लीजिए, क्योंकि बार बार ये समस्या खड़ा करेगा। सबसे पहले ये भारत है भाई, और भारत जब है तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि ये भारत आपका है, और भारत में हम आपको यहां बता रहे हैं कि ये पूरा का पूरा ये है, ये पूरा हिमालय है। पूरा क्या है? हिमालय। दिखाई दे रहा होगा? दिखाई दे रहा है? ये पूरा हिमालय है भाई, ये पूरा हिमालय है। अब हिमालय है तो सबसे पहले हम रेड कलर लेते हैं। ये एक नदी है सिंधु। कौन? एकदम आराम से समझिए, सिंधु। कौन नदी? और ये एक नदी है सतलज। कौन? सतलज। याद रखिएगा, सतलज और सिंधु। बताओ, ये एक नंबर में ये जो आपका हिमालय होगा, ये वाला हिमालय, इसको हम बोल देंगे कश्मीर। क्या बोलेंगे? कश्मीर या पंजाब। कश्मीर या, तो कश्मीर या पंजाब हिमालय आप ही बता दीजिए किन दो नदी के बीच में है? सिंधु और, तो सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? कश्मीर या, ये नदियों ने प्रादेशिक, याद रखेंगे, क्षेत्र के आधार पर बांटा। अब देख प्यारे, एक नदी है काली। कौन? आराम से समझ, ये काली नदी है। कौन नदी है? काली। ये काली नदी निकली है भारत नेपाल बॉर्डर पर। भारत और, भारत नेपाल बॉर्डर पर इस नदी को हम कहते हैं महाकाली। क्या? काली के नाम से निकली और भारत नेपाल पर क्या हो गई? महाकाली। क्या? और जैसे ही ये महाकाली भारत आई तो इस नदी को हम शारदा कहते हैं। क्या कहते हैं? और यही शारदा घाघरा से मिलकर सरयू बन जाती है। क्या बन जाती है? क्या? कंफर्म ना? एक आदमी से आपका मिलन होगा, 10 नाम से आप जाना चाहिएगा, है कि नहीं है? एक आदमी से आपका मिलन होगा, 10 नाम से आप जाने जाइएगा, है कि नहीं है? तो याद रखेंगे, एक नदी काली के नाम से निकली, और जैसे ही नेपाल और भारत बॉर्डर पर आई तो क्या हो गई? महाकाल। और जैसे ही भारत में आ गई शारदा, क्या हो गई? शारदा। और जब घाघरा से मिली तो क्या हो गई?
सरयू क्या हो गई? देवी। नेत्र खोलिए। आपके मुखमंडल पर जो ये उदासी देख रहे हैं आप, एकदम उदास नहीं होना, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक याद रखेंगे कष्ट है, संकट आएगा, उदासी आएगा, लेकिन सबका त्याग करना है। इसलिए कर हाँ, अब झुकिएगा तो इसमें हमको भी बहुत तकलीफ होता है अंदर से, कि हो सकता है नहीं समझ रहा हो, खूब दवाई मार रहे हैं एंटीबायोटिक का, तभी वो पेशेंट जो है देह ऐंठ रहा है, तो डॉक्टर को लगता है, नर्स से वो पूछता है कि देखते रहो उसको, उतना दवाई चला रहे हैं फिर भी वो स्थिति नहीं, वैसा होगा तो आईसीयू में उसको एडमिट करेंगे, नहीं होगा तो वेंटिलेटर पर ले जाएंगे। तो हम भी तो डॉक्टर, एक डॉक्टर नहीं लेकिन हम मास्टर हैं। तो हम जब लड़के को देखते हैं कि जब एकदम असहज महसूस करता है तो हमको भी कष्ट होता है कि हमारा जो एंटीबायोटिक है ये लगता है ठीक नहीं पड़ रहा। ऐसे मौसम देखिए झुपइये वाला है, लेकिन कष्ट तो जिंदगी में ही न है। आपको लगता होगा कि हर एक व्यक्ति को कष्ट है, जो जैसा है, जिस पद पर है ना, सबको है। ये बात समझिए। आप तो स्टूडेंट हैं, मास्टर बनिएगा तो भी फिर कष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि टीचर बन जाइएगा तो आप जो खुशी में है कि टीचर बन जाने के बाद वो बहुत जीवन सुख होने वाला, बेवकूफ का कभी नहीं है। अंतिम मोक्ष मिलने के बाद ही सुख है। ऐसे हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है, मृत्यु के बाद भी सुख नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी पुनर्जन्म है और फिर आप आएंगे कुत्ता बन के, ऐसी मान्यता है। अब फिर कष्ट है, मारा एक लाठी भागे। इस लेकर सदैव लोग कहता है क्या कि मोक्ष मिल जाए, तो मोक्ष के बाद मृत्यु और है ना स्वर्ग और नरक से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस लेकर फिर अगला बार आइएगा मरने के बाद, ध्यान दो। ये नदी प्यारे काली कौन, एकदम आराम से समझो। तो सतलज और काली के बीच दूसरा हिमालय को मैंने क्या कहा? कुमायु हिमालय। कौन हिमालय? तो कुमायु हिमालय याद रखेंगे, सतलज और किसके? काली। सतलज और काली। एक नदी है सिक्किम से आती है, तीस्ता। कौन? आगे बताएंगे कि ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता। कौन? तो तीस्ता की बात करेंगे ना प्यारे, तो तीसरा हिमालय ये है। काली और तीस्ता के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। कौन हिमालय? कौन हिमालय? तो नेपाल हिमालय किन दो नदी के बीच? काली और तीस्ता। काली 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 काली, कन्फर्म ना? जबकि याद रखेंगे ये एक नदी है ब्रह्मपुत्रा। कौन? नाम सुने है ना? ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं दिहांग। क्या कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्रा को, तो तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता से, और चौथा हिमालय को कहते हैं आसाम। क्या कहते हैं? आसाम हिमालय। कौन हिमालय? तो प्रादेशिक जल क्षेत्र के आधार पर नदियों ने हिमालय को कितने भागों में बांटा? 4। कितने? तो प्रादेशिक जल क्षेत्र के आधार पर नदियों ने हिमालय को कितने भाग में? 4। कितने? 4। पहला कौन? सिंधु से सतलज, सिंधु से सतलज, कश्मीरिया पंजाब, कश्मीरिया पंजाब। इसके बाद सतलज से काली, सतलज से काली, कुमायु। कौन? इसके अलावा काली से तीस्ता, काली से तीस्ता, नेपाल। कौन? और प्यारे तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता से, तीस्ता से, इसको मैंने क्या कहा? आसाम। क्या कहा? क्या कहा? कन्फर्म ना? तो प्रादेशिक आधार पर नदियों ने हिमालय को कितने भागों में बांटा? 4। कितने? कन्फर्म ना? तो ये 4 भाग थे आज का सेशन।
यहीं तक।
हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून। सीबीटी 2 का कैंसिल हो गया, रेलवे वाला एग्जाम। आप लोग को नहीं पता चला? कैंसिल हो गया है 2 का, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का। नेटवर्किंग के कारण कुछ था इशू। रेलवे का जो था ना ये मेंस का, वो एग्जाम। चलिए स्टार्ट करें। अब कब होगा ये तो नहीं पता। रिमोट का है, रिमोट। अच्छा चलिए इसी से बता देते हैं। ये हो गया था ना, हम अपना पीपीटी को सुधार दिए हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ का प्रमुख कारण क्या था? यूरोपीय देशों के बीच व्यापार की प्रतिस्पर्धा। यही है ना 1 नंबर क्वेश्चन। दूसरा देखिए, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? 1789 में। ये हो गया था। 2 नंबर में है ना यही क्वेश्चन, इसको मिला दिए। तो अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? 1789 में। देख लिए। 1765 में प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने क्या पारित किया था? इसके बारे में बताए थे ना। स्टाम्प एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो कागज से बने हुए चीजों पर लगाया जाता था। कब 13 उपनिवेशों का प्रतिनिधित्व फिलाडेल्फिया में एक महासभा में किया गया था? सितंबर 1774। सितंबर 1774। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी से ये जुड़ा हुआ है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का बहुत सारा प्रश्न जो है आप लोगों का एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। इसमें कुछ पॉइंट था, नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिए, या फिर थोड़ा देर रुक जाइए, आगे शायद एक और आएगा उसमें लिखवा देंगे। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था ना, लिख लीजिए, लिख लीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ठीक है, 1774 में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। स्पीड हो रहा है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जो कलकत्ता में हुआ था, जो कलकत्ता में हुआ था। किस एक्ट के द्वारा हुआ था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी? 1774 में। क्लियर है? इसका और डिटेल्स अभी थोड़ा देर में आएगा, वो बताएंगे। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? अमेरिका में। अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है, डुअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है अमेरिका में। दोहरी नागरिकता पाया जाता है ना अमेरिका में। विश्व में प्रथम लिखित संविधान, जब आप लोग पढ़ते होंगे भारत का संविधान, तो उसमें भी पढ़ना पड़ता है हम लोग के भारत के संविधान का विशेषता क्या है। तो उस विशेषता में आता है 2 तरह का संविधान होता है, एक होता है लिखित और एक होता है अलिखित। और एक होता है क्या? अलिखित। अलिखित का मतलब क्या हुआ कि जो परंपरा और विचार हो गया, प्रथा, विभिन्न प्रकार का प्रथा हो गया, है ना, उस पर आधारित होता है, रूढ़िवादिताओं पर आधारित होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलिखित। अलिखित मतलब जहां पर कंटेंट आपका लिखा हुआ मिलेगा, जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल वगैरह है, पढ़ा लिख दें, पढ़ा लिख ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं कर रहे, सिर्फ सुनना है, लिखेंगे तब नहीं, लिखने वाला चीज है ये, सिर्फ समझना है इसको। हम क्या बोले? 2 तरह का, समझिए, ऐसे नहीं लिख रहे, आप बोल रहे हैं, सुनिए। जो संविधान है 2 तरह का, एक लिखित और एक अलिखित। लिखित मतलब जो लिखा हुआ है, जैसे ये वाला लिखित है कि नहीं, और जो हम बोल रहे हैं वो अलिखित। तो जो परंपराओं पर चलते आ रहा है, जैसे आप लोग जाके जो आपका जनरेशन आएगा, आपके बच्चे लोग होंगे, तो उसको बताइएगा कि जाना वहां पर जीएस पढ़ाएंगे चंद्रा सर, तो वो कहीं लिखा हुआ है या आप उसको सुना रहे हैं? अलिखित ना हुआ। तो परंपरा, जब आदि परंपरा चलते चलते फिर वो अगला जनरेशन को बोलेगा मेरा बाबूजी यहाँ पढ़ा था, फिर वो अगला जनरेशन को बोलेगा मेरा दादाजी यहाँ पढ़ा था,
वो चलते चलते आगे बढ़ते चले जाएगा। उसी परंपरा को हम लोग बोलते हैं अलिखित। क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग का वैदिक काल में था, श्रुति ग्रंथ का नाम दिया गया था, क्योंकि सुन सुनकर वो प्रथा आगे चलता था। पहले लेखन कला शैली का विकास तो हुआ नहीं था, तो स्टार्टिंग समय में क्या करते थे, सुन सुनकर उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते थे। तो हमारे यहाँ अभी भी देश में ऐसे देश हैं जहां पर लिखित परंपरा नहीं है, जैसे ब्रिटेन। तो पूछेगा ब्रिटेन का इतिहास जो है, ब्रिटेन का संविधान जो है वो कैसा है, लिखित कि अलिखित? अलिखित। वहां पर परंपरा और प्रथाओं पर आधारित संविधान चलता है। हमारे यहाँ भी है वो, लेकिन हमारे यहाँ कुछ आधार पर है। ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे यहाँ एकदम नहीं है, नहीं, थोड़ा बहुत हमारा परंपरा के अनुसार भी है, और बाद बाकी जो है वो हमारा कहाँ से है, लिखित संविधान है। और हमारे यहाँ 395 आर्टिकल 22 भाग और 12 अनुसूची है, जिसके तहत हम लोग सारा रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो भारत का संविधान लिखित क्यों लिखित? ब्रिटेन का संविधान लिखित क्यों लिखित? अमेरिका का संविधान लिखित क्यों लिखित? तो सबसे पहला लिखित संविधान किसका? ठीक है। अमेरिका में भारतीय चाय का विरोध किस घटना से शुरू हुआ था? बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन चाय पार्टी से अमेरिका का भारतीय चाय का विरोध। चाय में क्या पाया जाता है? टिन, टिन ना। और कॉफी में कैफीन, और तंबाकू में निकोटीन। सब लोग जानते हैं निकोटीन। अब आपसे जो प्रश्न पूछा है ये एक्स्ट्रा जानकारी है। आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अमेरिका में भारतीय चाय का विरोध किस घटना से शुरू हुआ था? कौन सा घटना है? बोस्टन टी पार्टी। उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, लाइन रखे हैं, 2-4 पॉइंट उसमें क्लियर करेंगे और क्वेश्चन उसका जुड़ा हुआ आएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिकी की सेनापति कौन थे? वाशिंगटन। इसी के नाम पर पड़ा है वाशिंगटन डीसी। अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिकी की सेनापति, अमेरिका के जो सेनापति थे वो कौन थे? वाशिंगटन। उसी से नाम पड़ा है वाशिंगटन डीसी। ये व्यक्ति हैं। सप्तवर्षीय युद्ध में प्रमुख रूप से कौन से देश शामिल थे? कौन से देश शामिल थे? तो इंग्लैंड और फ्रांस। ये तो किए थे ना हम लोग, इंग्लैंड और फ्रांस। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब और कहां जारी हुई थी? 4 जुलाई 1976 को फिलाडेल्फिया में। फिलाडेल्फिया, 4 जुलाई 1976, 1776 सॉरी, वो मिसप्रिंट हो गया वहां। 1776 फिलाडेल्फिया। 1976 तो आजादी के बाद का हो गया ना। ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार मिला किससे? 1773। अब यहाँ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का और चर्चा करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी कब? 1600 में। भारत के संदर्भ में ऐसे 1599 में ही बनकर तैयार है, आया था ना। सबसे पहले आने वाले में कौन था? पुर्तगाल। पुर्तगाल के बाद डच के बाद अंग्रेज के बाद डेनिश के बाद फ्रांस के बाद स्वीडिश। ये आने वाले लोग हैं, लेकिन कंपनी स्थापना में पहला नंबर कौन? दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे डेनिश, फिर फ्रांस, स्वीडिश। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका चाय भेजने का एक अधिकार कब मिला था? अब ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो जो प्रावधान था उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। एक जानकारी आपको हम दे चुके हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हो गई थी, बताए ना। अब देखिए, बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया। मतलब कि पहले के समय में जो ये वाला क्षेत्र होता था, कौन? बंगाल वाला क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहता था, मतलब बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करता था। कौन? बंगाल वाला क्षेत्र। यहीं से शुरुआत किया। बंगाल का पहले बना कौन? गवर्नर। तो बंगाल का पहला गवर्नर बना, उसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर बना, ठीक। फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना, फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बना, फिर इसको बदल दिया और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, और फिर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बना। ये गवर्नर हो, गवर्नर जनरल हो, ये वायसराय हो, बंगाल का हो या भारत का हो, सब पद एक ही है, लेकिन समय समय पर उसके शक्तियों में विस्तार किया है और नाम में परिवर्तन किया है। बाद बाकी सब क्या है? एक ही है। जैसे दौलताबाद, दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक नाम रखा था, देवगिरी का नाम क्या रखा था? दौलताबाद। और नरेंद्र मोदी साहब क्या किए? उसका नाम बदल के फिर क्या कर दिए? देवगिरी से दौलताबाद, फिर दौलताबाद से
देवगिरी। नहीं पता है? करंट में पढ़ना है आप लोगों की। दौलताबाद का नाम अभी क्या हो गया? देवगिरी। पहले ही देवगिरी था। देवगिरी का नाम दौलताबाद क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। और फिर दौलताबाद से देवगिरी क्या? नरेंद्र, वो भी तो राजा है, नरेंद्र मोदी। समझ में आ रहा है? तो गवर्नर हो, गवर्नर जनरल हो, वायसराय हो, सब एक ही है। समय समय पर उसका पद क्या हुआ है? चेंज हुआ है, शक्तियों में विस्तार हुआ है। तो बंगाल के गवर्नर को क्या कहा गया? बंगाल के गवर्नर जनरल। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। तो लिख लीजिएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, लिख के पूरा प्रावधान को लिखना है। जो हम बोलते जाएंगे लिखते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। पॉलिटी में भी काम आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री में भी काम आएगा, और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत यूज आ जाएगा। लिखिएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, इसी में पॉइंट लिखना है। बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। हो गया? अगला, मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को, 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 मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को बंगाल के नियंत्रण में लाया गया। बंगाल के नियंत्रण में लाया गया। ठीक है? बंगाल के नियंत्रण में लाया गया। जो मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, उसको पूरा कंट्रोल का अधिकार दे दिया गया। किसको? बंगाल को। इसके बाद लिखिएगा, पहले सुनिएगा उसके बाद लिखना है, अभी लिखना नहीं है। कंपनी के कर्मचारी जो थे, उनको किसी भी तरह के निजी व्यवसाय से जुड़ने या स्थानीय निवासियों से रिश्वत लेने की अनुमति नहीं थी। ये पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं है। कंपनी के राजस्व, जो रेवेन्यू होता था, जो टैक्सेस वगैरह आते थे, नागरिक और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या किया गया? बाध्य किया गया। इसको भी लिखना नहीं है। कंपनी के न्यायालय के निदेशक के कार्यालय को 4 साल तक सीमित किया गया। कितने साल तक के लिए? इसको भी नहीं लिखना है। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी। इसको भी नहीं लिखना है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। पहले लिखवा चुके हैं, इसको भी नहीं लिखना है। ये लिखिए, सर एलिजा इम्पे सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। ये पॉइंट आप वहां भी जोड़ सकते हैं जहां वो पहला लाइन लिखे थे। सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। यहां से भी आप लोग लिख सकते हैं, सर एलिजा इम्पे। यहां भी लिख दिए, सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बन गए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 1774 में आया था सुप्रीम कोर्ट, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश बन गए। कौन? सुप्रीम कोर्ट कितना आर्टिकल में है? सुप्रीम कोर्ट का गठन और संरचना, चलिए हो गया, लिख लिए। अब जो आर्टिकल हम लिख रहे हैं, कितने लोग बताएंगे? हाथ उठाइएगा। सुप्रीम कोर्ट का है। पांच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का लिखे हैं। कितने लोग को पता है पांचों आर्टिकल? हाथ उठाइए। एक, बोलिए। एक 126 में। हाँ बैठिए। और कोई है मार्केट में? बोलिए। खाली लिखना है, घर में प्रैक्टिस भी करना है। कौन कौन बोलेंगे? अच्छा, इसमें से तीन, कितने लोग तीन बता पाएंगे? तीन, बोलिए। बोलते जाइए। हाँ, और कौन है?
आपका टर्न ओवर अभी है। और कोई? बैठिए, गुड। और कोई? हाँ बोलिए। 126 में बैठ जाइए, बैठिए, बोलिए। अच्छा 26 नहीं पता, गुड, बैठिए। और बोलिए। किस में? 129 में नहीं पता, ठीक है बैठिए। ठीक है कोई बात नहीं, लिख लीजिए। 124 लिखिए। सुप्रीम कोर्ट का गठन और संरचना, कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का गठन और संरचना, यही 214 हो जाएगा तो हाई कोर्ट का गठन और, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय का गठन और संरचना 124 124। और जिनको एकदम याद नहीं रहता ब्रैकेट देके लिखिएगा, आर्टिकल 214 हाई कोर्ट का गठन और संरचना। सुप्रीम कोर्ट का रहेगा तो 124 124 और 214 हो जाएगा तो हाई कोर्ट। क्लियर है? उसका लिखिए 126। जो इंपोर्टेंट है वही हम आपसे पूछे थे। 126 कार्यकारिणी या कार्यकारी न्यायाधीश भी बोलते हैं, कार्यकारी या कार्यकारिणी न्यायाधीश। कार्यकारी दिख रहा है पीछे, और बड़ा करते हैं, दिख रहा है ना, कार्यकारी, कार्यकारी न्यायाधीश हो गया, कार्यकारी न्यायाधीश हो गया। 127 तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश जो उसके समकक्ष काम करते रहता है, तदर्थ न्यायाधीश। 129 अभिलेख न्यायालय, एक सौ उनतीस में एकदम कॉपी फाड़ क्वेश्चन है, लिख के कॉपी क्या करना है, फाड़ देना है अपना कॉपी करने। 129 अभिलेख न्यायालय, रिकॉर्ड रहता है इसमें। 130 स्थान, जजमेंट, जैसे दिल्ली से ये अपना जजमेंट करते हैं, लेकिन अगर चाहे तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से दूसरी जगह भी जजमेंट कर सकते हैं। किसके अनुमोदन से? राष्ट्रपति। अभी तक हुआ है 2 बार, हैदराबाद और श्रीनगर में। हो गया। तो कार्यकारिणी न्यायाधीश किसमें? कार्यकारिणी न्यायाधीश, कार्यकारिणी न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, स्थान। क्या वो स्थान बदल सकता है? बदल सकता है। किसके अनुमोदन से? स्थान का चर्चा किस आर्टिकल में है? 100। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन और संरचना कितना में है? 124। कार्यकारिणी न्यायाधीश 126, तदर्थ न्यायाधीश 127, अभिलेख न्यायालय 129 और स्थान कितने लोग बता सकेंगे? हाथ उठाइए। कितने लोग नहीं बता पाएंगे वो हाथ उठाइए। सब बता देंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता है, किसी ना किसी का ध्यान तो इधर उधर होगा ही। चलिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज का सेनापति कौन था? कॉर्नवालिस। कौन बताएंगे कि कॉर्नवालिस के समय में कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? और आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ भी था कि नहीं हुआ था? हुआ था। कौन कौन बताएंगे? हम एक बार बोले हैं आंसर नहीं बताना है, कौन कौन बताएगा तो उसके लिए हाथ उठाना है। लेकिन आप लोग बार बार क्या करते हैं, बोल देते हैं आंसर, आंसर नहीं बोलना है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? कॉर्नवालिस। वहां जब हम लोग पढ़े थे एंग्लो मैसूर वार, आंग्ल मैसूर युद्ध कितना हुआ था? चारों आंग्ल मैसूर युद्ध का डेट कौन कौन बताएंगे? हाथ उठाइए, बोलिए।
1800 ना। हाँ, आगे दूसरा, तीसरा 90 से 93, चौथा। ठीक है, संधि कौन कौन बताएंगे? संधि आप बताइए। ठीक है, अच्छा, गवर्नर जनरल का पूरा नाम कौन कौन बताएंगे? आप बोलिए। गवर्नर जनरल और पूरा नाम चारों का बोलिए। पहला पहले चलिए, बोलिए। चलिए, पूछ के तो नहीं बोलना है। और कौन है? बोलिए। बढ़िया। देखिए, पहला जो हुआ था कब हुआ था? 1767 से। दूसरा हुआ था 1780 से। तीसरा हुआ था 1790 से। और चौथा हुआ था 1700, यही था ना? पहला वाला जो हुआ था वो कौन सी संधि? मद्रास की संधि। दूसरा मंगलौर की संधि। तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि। और चौथा किसी भी प्रकार की संधि नहीं हुआ था क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। पहला में था वेरेलेस्ट, वेरे। दूसरा में हेस्टिंग्स। तीसरा में कॉर्न वालिस। और चौथे में वेलेजली। लिख लेना है, वेलेजली। यही था ना? आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर के संस्थापक थे कौन? हैदर अली गद्दी पर बैठा 1761 में, और इसका उत्तराधिकारी था टीपू सुल्तान। हैदर अली की मृत्यु हुई 1782 में। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई 1799 में। वो वाला जल्दी से उतारिए, तभी वाला बताएंगे। चारों मैसूर युद्ध लिख लीजिए। आंग्ल मैसूर युद्ध दिख रहा है ना? पहला है 67 टू 69। इसको याद रखिएगा, एमएमएस की संधि। एमएमएस, एम से मद्रास, एम से मंगलौर, एस से श्रीरंगपट्टनम। और चौथा में कोई भी संधि नहीं हुआ था। उसको याद रखिएगा। जो पहला है वो लास्ट है। तो वेरी लेस्ट, हाथ कान जला। हाथ कान, हाथ कान। तो हाथ से हो गया हेस्टिंग्स, कान से हो गया कॉर्नवालिस, और जला से वेलेजली। जैकोबियन क्लब का सदस्य बना था कौन? टीपू सुल्तान। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था कौन? टीपू सुल्तान। हैदर अली फ्रांसीसियों से सहायता लिया था, जिससे नाराज हो गए थे कौन? अंग्रेज। क्योंकि अंग्रेज और फ्रांस दोनों में दुश्मनी था कि दोस्ती? दुश्मनी। तो एक का दोस्त बनेगा तो दूसरा का ऑटोमेटिक दुश्मन। और हैदर अली जो हैदराबाद के संस्थापक थे, मतलब हैदर अली जो है, मतलब मैसूर के जो संस्थापक थे, 1761 में जब उसका गद्दी पर बैठे, मतलब, तो वो दो शासक को हरा दिए थे, एक मराठा को और एक हैदराबाद के निजाम को। कौन हराया था? हैदर अली। यानी मैसूर के द्वारा मराठा और हैदराबाद के निजाम की धुलाई हो गई थी। तो वो दोनों जलते थे किससे? हैदर अली से। हैदर अली जाके मिल गया किससे? फ्रांसीसियों से। फिर जलने लगे कौन? अंग्रेज। तो आपस में ये लोग आपस में मिलकर नहीं रह पाया। होना क्या चाहिए था? मराठा, हैदराबाद का निजाम और मैसूर, तीनों क्या होना चाहिए? एक साथ। उधर से फ्रांस और अंग्रेज एक साथ रहता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हम भारत वाले लोग खुद एक साथ नहीं हो पाए, और अभी भी हम लोग एक साथ। और जब जब एक साथ नहीं होंगे तब बाहर वाला तोड़ेगा फोड़ेगा और अपना हुकूमत यहां पर स्थापित करेगा। हो गया वो? चलिए आगे बढ़े, जल्दी बोलिए, हटा दें उसको। अब देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका पूरा नाम था चार्ल्स कॉर्नवालिस, इसको चार्ल्स कॉर्नवालिस बोलते हैं, एक ब्रिटिश सेना अधिकारी, राजनयिक और प्रशासक थे, जिन्होंने 1786 से 1793 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। तो लिखिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था ये 1786 से 1793। 1786 से 1793, 1786 से 1793, 1786 से 1793। हो गया?
लिख लिए? हटा दें? हाँ या ना तो बोलते ही नहीं आप लोग। चलिए, टीपू सुल्तान कब मरा? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई? मंगलौर। पहला वाला में मद्रास, पहला वाला में मद्रास, दूसरा वाला में मंगलौर, तीसरा वाला में श्रीरंगपट्टनम, चौथा वाला में, और गवर्नर जनरल में पहला में कौन? वेरिल्स, दूसरा में हेस्टिंग, तीसरा में कौन वाले, चौथा में मिलेजिली। पहला हुआ था 1767 से 67 से और दूसरा 80 से और तीसरा 90 से और चौथा 1700 कॉर्नवालिस के समय में ही अस्थाई बंदोबस्त आया था। कौन बंदोबस्त? कितने लोग अस्थाई बंदोबस्त के बारे में बताएंगे? हाथ उठाइए, बस बोलिए। ना ना, हाँ बताइए। हाँ बैठिए, ये सही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या होता था अस्थाई बंदोबस्त में? जो कंपनी होती थी, है ना, यहाँ बताते रहे, पीछे दिख रहा है, ये जो कंपनी होता था, जो सरकार होती थी, गवर्नमेंट होती थी, और यहाँ पर है पब्लिक, भारतीय किसान। ये भारतीय किसान से डायरेक्ट टैक्स नहीं वसूलता था, बल्कि बीच में किसको रख दिया था? जमींदार को रख दिया था। तो कंपनी का कहना था कि जमींदार को कि तुम जागो और टैक्स वसूलो। तो जमींदार टैक्स वसूलता था किससे? किसानों से, और टैक्स वसूल के देता था किसको? कंपनी को। इसी व्यवस्था को हम लोग अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। 1793 में ये शुरू हुआ था। कब हुआ था? देखिए कॉर्नवालिस का डेट है ना, 1793 में कॉर्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। और ये अस्थाई बंदोबस्त जो है, बीच में कौन रहता था? जमींदार होता था। इसी को जमींदारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था, इस्तमरारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। इसी तरह का 3 व्यवस्था था लैंड रेवेन्यू सिस्टम में। एक था रैयतबाड़ी व्यवस्था, जो जमीनों में सीधा, जो कंपनी है इससे सीधा संपर्क होता था, किससे? किसानों से। ठीक है, आप लोग सभी लोग आंसर दिए, 3 लोग क्वेश्चन का आंसर दिए, 1 2 और 3, और तीनों लोग तीनों का दे दिए अलग अलग। एक ने कहा कि सर सीधा प्रशासन सीधा होगा यहाँ से, तो हो गया रैयतबाड़ी व्यवस्था। एक ने कहा कि सर बीच में मुखिया रहेगा, तो हो गया महालवाड़ी व्यवस्था। और एक ने आंसर दिया कि सर बीच में जमींदार होगा, वो हो गया जमींदारी व्यवस्था। 3 लोग ही जवाब दिए और तीनों लोग तीनों का अलग अलग जवाब दे दिए, रैयतबाड़ी का, अस्थाई बंदोबस्त का और महालवाड़ी का। मुखिया वाला चीज आएगा कहां पर? महालवाड़ी में। बीच में अगर कोई जमींदार है तो वो आएगा अस्थाई बंदोबस्त में, और अगर वो डायरेक्ट जा रहा है टैक्स तो रैयतबाड़ी व्यवस्था। क्लियर है? अगला, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? हो गया था ना कल। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। हो गया? अमेरिका में धार्मिक दृष्टिकोण से किसकी प्रधानता थी? प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म की। कल ही बताए थे, कल चर्चा किए थे प्रोटेस्टेंट का। प्रोटेस्टेंट आज जैसे ही आएगा प्रोटेस्टेंट तो समझ जाइएगा कि एक बुक का नाम है कॉमन सेंस। हम लोग बोलचाल में बोलते हैं कॉमन सेंस, नहीं है क्या? है ना? तो कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? टॉमस पेन। टॉमस पेन बुक्स एंड ऑथर का है ये, वर्ल्ड का। कॉमन सेंस की रचना कौन किया? कौन किया? कौन किया? कौन किया? तो टॉमस पेन ने किसकी रचना की? किसकी रचना? किसकी रचना? किसकी रचना? तो कॉमन सेंस की रचनाकार कौन? टॉमस पेन। सप्तवर्षीय युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? 1700। 7 साल तक चलेगा। कब तक? बोस्टन पार्टी की घटना, एक बार और बोस्टन हुआ है, इसी को हम बोले थे आगे बताएंगे। तो बोस्टन पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी? मुख्य रूप से 1773। देखिए बोस्टन टी पार्टी जो है ये 16 दिसंबर 1773 को प्रारंभ हुआ था। यह एक ऐसा घटना है जिसमें अमेरिकी उपनिवेश, उपनिवेश का मतलब कॉलोनीज बताए थे, ब्रिटेन के 3 जहाजों पर सवार होकर
चाय की 340 पेटियों को बोस्टन हार्बर, एक जगह है, बोस्टन हार्बर में क्या कर दिया था? फेंक दिया था चाय की पेटी को। कितना चाय का पेटी? 340। यह घटना अमेरिकी क्रांति की एक अहम घटना है। बोस्टन टी पार्टी समझ में आया? इसी से इसका नाम क्या पड़ गया? बोस्टन टी पार्टी। क्या पड़ गया? बोस्टन टी पार्टी। तो लिख लीजिएगा, बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। 16 दिसंबर 1773, 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। फिर इसमें पॉइंट लिख लीजिए। इस घटना में अमेरिका के द्वारा, इस घटना में अमेरिका के द्वारा ब्रिटेन के 3 जहाजों के, अमेरिका के द्वारा ब्रिटेन के, ठीक है ना, ब्रिटेन के 3 जहाजों के 340 चाय की पेटियां, 340 चाय की पेटियां, ठीक है, 340 चाय की पेटियां बोस्टन हार्बर में फेंक दिया। जगह है वो बोस्टन हार्बर, बोस्टन हार्बर में फेंक दिया, बोस्टन हार्बर में फेंक दिया, बोस्टन हार्बर में फेंक दिया, ठीक ना। बोस्टन हार्बर में क्या कर दिया? फेंक दिया। और यही घटना जुड़ा हुआ है किससे? अमेरिकी क्रांति के लिए जुड़ा हुआ है। यही है बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी इसलिए नाम ही पड़ा इसका। बोस्टन टी का मतलब क्या होता है? चाय उठा के फेंक दिया। जैसे आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, अक्षांश पढ़े हैं, हॉर्स लैटिट्यूड, कितने लोग पढ़े हैं? हाथ उठाइए तो। अक्षांश कितने लोग पढ़े हैं? क्या होता है बताइए, याद है? पहला क्वेश्चन है कितने लोग पढ़े हैं, और दूसरा लोग कितने लोग जवाब दे पाएंगे, वो हाथ उठाइए। जवाब देने वाले लोग हाथ उठाइए। एक होता है पढ़े हैं लेकिन समझ याद नहीं है। अच्छा, कितने लोग सिर्फ पढ़े हैं, जवाब नहीं देंगे, सिर्फ पढ़े हैं? पढ़े हैं। अश्वक्षांश का नाम सुने हैं? घोड़ा वाला अक्षांश। वो जो व्यापारिक पवन चलता है ना, वहां पर घोड़े का व्यापार होता था। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप एक नाव में चल रहे हैं और उस नाव का कैपेसिटी है 50 घोड़ा लादने का। कितना? 50। आप लाद दिए हैं कितना? 55। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया? 5। तो तूफान आएगा तो आपका नाव डूबने का संभावना बढ़ गया। तो 55 और 5 घोड़े के बराबर है आपका वेट। आपका वेट कितना घोड़ा के बराबर? 5। तो यहाँ एक्स्ट्रा कितना लिए हैं? 5। तब आपको इसको बचाने के लिए जब पानी में क्या होगा? कूद जाना होगा। अगर आप व्यापारी होते तो क्या करते? पानी में कूद जाते, कि घोड़ा को फेंक देते हैं? पक्का? हमको लगा खुद कूद जाएंगे, चलो घोड़ा बच जाएगा। खुद कूद जाएंगे, घोड़ा को फेंक देंगे। तो अक्सर ऐसा वो घटना उस लैटिट्यूड पे जो व्यापारिक पवन वाला क्षेत्र है वहां होता था, इसलिए उसका नाम ही रख दिया क्या? अश्वक्षांश। जैसे एक आपका देखोगे चालीसा, नाम सुने हैं? ये भी नहीं सुने हैं? तो 40 डिग्री लैटिट्यूड पर चलता है तेज पवन, उसको क्या बोलते हैं? उसी तरह है 50, उसी तरह है 60, नहीं पढ़े हैं सब? 40, 50, 60 डिग्री पर चलने वाला तेज पवन है वो। और वो सिर्फ और सिर्फ किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीपों की संख्या कम है और सागरों की संख्या ज्यादा है, इसलिए पवन काफी स्मूथली चलती है, काफी स्पीड से, और वो आवाज होता है। देखिए पंखा का आवाज कैसा होता है, सुनिए। आप लोग जाओगे ऊपर वाला सुनिए, जहां जहां जिनके ऊपर पंखा है गौर से सुनिए। बंद कर देंगे तो देखिएगा शांत हो जाता है। अब पंखा चलता है तो आवाज शुरू हो जाता है, होता है? ये आवाज में, ये हवा में हम उड़ रहे हैं, वो हवा में उड़िएगा, इसका मतलब इससे तेज आवाज होगा कि कम? शादी ब्याह में गए हैं, उसमें छर 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 करके करते हैं, तो देखिए जितना कपड़ा उपड़ा उड़ने लगता है तुरंत, नहीं उड़ता है? उससे भी खतरनाक हम बोल रहे हैं। जहां आदमी उड़ेगा उस तरह का तो आवाज ज्यादा होगा कि कम? इसलिए नाम है उसका गरजता 40, गरजता हुआ नजर आएगा। चीखता 50, चीखता हुआ नजर आएगा। दहाड़ता 60, दहाड़ता हुआ आएगा बब्बर शेर के जैसा, भाग। समझ रहे हैं? किस गोलार्ध में होगा? उसी तरह का ये घटना है जिसका नाम है बोस्टन टी पार्टी, जिसका संबंध किससे है? टी से है। टी मतलब चाय।
जब फेंक दिया गया था, किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? डेट क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1763। ये तो पहले ही बता दिए हैं। सप्तवर्षीय युद्ध कब समाप्त हुआ? फरवरी 1783 को किस संधि द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि। ये भी हो चुका है पहले, पेरिस की संधि चर्चा किए हुए हैं। पेरिस की संधि के द्वारा जो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम क्या हो गया? समाप्त हो गया। कौन सी संधि के द्वारा? पेरिस संधि के द्वारा। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन? जॉर्ज वाशिंगटन। वाशिंगटन डीसी है ना, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। से भी करेंट का क्वेश्चन बनेगा। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? सबसे पहले कपास की खेती करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंधु घाटी के लोगों को। सिंधु घाटी की सभ्यता जो थे ना, उसके लोगों को सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम लोग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता को ही हम लोग कहते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता बोल दीजिए, सिंधु घाटी की सभ्यता बोल दीजिए, या कांस्ययुगीन सभ्यता बोल दीजिए, सब क्या है? एक ही है। ये वाला जो क्षेत्र हुआ करता था, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ एक नदी है, कौन? सिंधु। कौन नदी है? कौन नदी है? सिंधु। यहाँ पर है झेलम, कौन है? यहाँ पर है चिनाब, कौन है? यहाँ पर है रावी, कौन है? यहाँ पर है व्यास, कौन है? यहाँ पर है सतलज, कौन है? तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, और एक जो विलुप्त हो गई वो थी सरस्वती। क्या नाम था? ये 7 नदियों के किनारे होने के कारण इसका नाम पड़ा सप्त सैंधव प्रदेश। कौन सा प्रदेश? सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त का मतलब कितना? 7, और सिंधु वाला क्षेत्र है इसलिए सैंधव पड़ गया उसका नाम। तो सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती, ये सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। विश्व का जितना भी सभ्यता था, उन सारी सभ्यताओं का उदय किसी न किसी नदियों के किनारे हुआ। जैसे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन? अमेजन। अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन। विश्व की सबसे लंबी नदी नील। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। याद रहेगा ना? तो अगर आपसे पूछेगा कि नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता। दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो अभी हम बोल रहे हैं। नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, दजला फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी की सभ्यता, और वांगोटीसी नदी के किनारे चीन की सभ्यता। तो विश्व की जितनी भी प्राचीनतम सभ्यताएं थी, उन सारे सभ्यताओं का उदय किसी न किसी नदियों के किनारे हुआ। क्योंकि नदियों से हम लोगों को जो पानी है वो आसानी से प्राप्त हो जाता है। पशु पालना हो तो पानी, खुद पीना हो तो पानी, इंडस्ट्री डेवलप करना हो तो पानी, कम्युनिकेशन परिवहन करना हो तो पानी, उद्योग स्थापित करना हो तो पानी, हर चीज का जरूरत है क्या? पानी। यानी ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वो, और पानी में भी लगा हुआ है ऑक्सीजन, H2O। ऑक्सीजन नहीं है उसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पानी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? ये सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता? नगरीय सभ्यता थी। नगर था, टाउन सिविलाइजेशन था ये। और ये सभ्यता में ये लिपि जो था वो भाव चित्रात्मक लिपि था। कौन सा? भाव चित्रात्मक लिपि, जिसको पिक्टोग्राफी कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? पिक्टोग्राफी, स्क्रिप्ट के नाम से इसको जानते हैं, पिक्टोग्राफी है ना, भाव चित्रात्मक लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतका गेंडोर त्रिभुजाकार अवस्था में था। कौन आकार में? त्रिभुजाकार। कौन आकार में? त्रिभुजाकार। और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर हुआ करता था। यानी एनसीईआरटी जो लिखा है लगभग कितना लाख? 13 लाख। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई सभ्यता थी। कौन?
सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, राजस्थान का खेतरी का खान होता था। कौन सा खान? कहां पर है ये? यहां पर मिलता था कॉपर। क्या मिलता था? कॉपर बोले तो तांबा। मनुष्य के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले पहला धातु तांबा। तो खेतरी के खान से तांबा और अफगानिस्तान से लाते थे टीन, और तांबा और टीन को मिला के एक नया मिश्र धातु बनाए कांसा। इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या पड़ गया? कांस्ययुगीन सभ्यता। क्लियर है? ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन इसको कहते हैं, क्योंकि कांसे का, सोचिए ये सभ्यता 1750 ईस्वी पूर्व, 2250 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व, इतना पुराना, अशोक से भी पुराना। पहली बार जो हमारा सभ्यता बना था वो यही था, सिंधु घाटी के सभ्यता। उस सभ्यता में लोग कितना केमिस्ट्री पढ़े होंगे सोचिए। एक तरफ मिला रहे हैं तांबा को और एक तरफ है टीन, और दोनों को मिला रख के बना रहे हैं क्या? कांसा। अभी बना रहे तो समझ में आता है, ठीक है हम लोग हैं अभी, अंग्रेज से भी पहले, मुगल उगल अकबर बीरबल से पहले, अशोक से पहले, वैदिक काल से भी पहले, वो सभ्यता में, वैदिक काल से पहले ही ना, सिंधु घाटी सभ्यता में देख रहे हैं कि इतना खतरनाक सभ्यता था वो। खतरनाक मतलब इतना जबरदस्त डेवलपमेंट था। इसलिए कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि सिंधु घाटी की सभ्यता का तुलना वर्तमान के लंदन और पेरिस शहर से करते हैं। किससे किससे? लंदन और पेरिस। वर्तमान का, आधुनिक समय का लंदन पेरिस भव्यता के लिए जाना जाता है, और उसका चर्चा हम लोग कर रहे हैं किससे? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले कपास की खेती का करने का श्रेय किसको जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को। क्लियर है? सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजित था, भाव चित्रात्मक समझते हैं, पिक्टोग्राफी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जैसे मान लीजिए एक देखिए, इनको हम खड़ा होने बोले, बैठने बोले, अपने मन से खड़ा हो गई, बैठ गई कि नहीं? बोले नहीं, हम इशारा किए। अब इशारा करेंगे मतलब बाहर जाओ, बाहर से इशारा करेंगे मतलब आओ, ऐसे इशारा करेंगे मतलब मारेंगे। इशारा समझ जाते हैं कि नहीं? वही था भाव चित्रात्मक लिपि। इसके लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसको पढ़ा गया है, इसीलिए ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। कौन काल? जिस इतिहास में, जिस कालखंड में किसी भी प्रकार का लिपि है और उसको पढ़ने में लोग सक्षम नहीं हुए, उसे हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तीन तरह का काल होता है ना, प्री, प्रोटो एंड हिस्टोरिकल। प्री हिस्टोरिकल एज मतलब हो गया प्राक ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल एज मतलब हो गया आद्य ऐतिहासिक काल, और हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक काल। यहां तक कोई दिक्कत? तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय की ग्रामीण, और इसका एरिया कितना नहीं याद रहेगा तो लगभग कितना? 1299 का मतलब ही हो गया लगभग 13। क्लियर है? सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की लिपि थी? भाव चित्रात्मक लिपि। आगे बढ़े, नेक्स्ट। हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई मानी जाती है? 1960 के दशक से। हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, ऐसे 60। क्या कोई कंफ्यूजन है? अरे 1960 का दशक है, दशक मतलब कितना साल? 10 साल। दशक मतलब इसमें थोड़े लिखा है, यही तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। अब बीपीएससी में पूछ देगा कि 60, ना 60 नहीं सर, बोले 66 में, नहीं हम किताब में पढ़े 67 में, नहीं हम पढ़े 68 में, ये लिखा है 60 के दशक में, ये तो गलत लिख दिया है। दशक का मतलब कितना साल? 10 साल। इसको समझना है तो एकदम सही है। हरित क्रांति का जनक भारत में लिख लीजिएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन। अभी भारत रत्न के लिए इनको ये किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। भारत रत्न 5 लोगों को मिलना है, उसमें से एक ये भी है, मिल गया ना। और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, और ये बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। तो आपसे पूछेगा कि बोरलॉग प्राइज इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, बोरलॉग पुरस्कार का संबंध किससे है? कृषि से। फिर पूछेगा कौन कौन से फसल पे ज्यादा ध्यान दिया गया? तो फसल था गेहूं और चावल, गेहूं और चावल। फिर आपसे पूछेगा कौन कौन सा क्षेत्र था जो सबसे ज्यादा प्रभावित था? पंजाब, हरियाणा और यूपी का पश्चिमी क्षेत्र, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र जो था वो ज्यादा प्रभावित था। याद रखिएगा, बीपीएससी का एग्जाम है, पूछेगा कि हरित क्रांति का जो है असर किस किस क्षेत्रों में देखने को मिला। पहला ऑप्शन देगा पंजाब हरियाणा, दूसरा देगा हरियाणा और उत्तर प्रदेश, और सबसे एग्जैक्ट आंसर है कि पंजाब भी होगा, हरियाणा भी होगा, और उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग? क्योंकि जब भारत का मैप आप देखिएगा तो यहां पर आपको मिलेगा पंजाब, अब पंजाब से सटा हुआ है कौन? हरियाणा,
और यहीं से सटा हुआ है कौन, यूपी का पार्ट। यानी ये जो यूपी है सटा हुआ इन द सेंस क्या कि ये यूपी का कौन सा भाग जो है पंजाब हरियाणा के तरफ जाएगा, पश्चिमी भाग, इसलिए इधर का भाग ही ज्यादा प्रभावित हुआ था। तो पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। क्लियर है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन, एम एस स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन, पोलाक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा, कृषि के क्षेत्र में। फसल कौन कौन सा प्रभावित हुआ, गेहूं चावल। क्षेत्र कौन कौन सा था, पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र। क्लियर है। इसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था, लेकिन उसमें कुछ नुकसान भी होने लगा था, और उसी नुकसान की वजह से इसको रोकने का विचार आया था। तो आज की सभा हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, टाइम हो गया है थोड़ा। ऑनलाइन वाले लोगों को किसी तरह का समस्या है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 1 मिनट के अंदर। ऑनलाइन वाले लोग बताएंगे अगर कोई समस्या है तो। पीडीएफ दीजिए सर, पीडीएफ डाल दिया गया दोस्त, पीडीएफ भेज दिया गया है। अच्छे से जाइए, आराम से, बीपीएससी के स्टूडेंट है, नहीं तो कितना नंबर से। आप सुनते कहाँ हैं सर। भेदभाव नहीं करते हैं दोस्त, बार बार मैसेज नहीं ना देख पाएंगे। हम लोग को पीडीएफ नहीं मिलता, पीडीएफ आप लोग ले नहीं पाते हैं, अपलोड करिएगा ना आ जाएगा, उसमें दिया हुआ, टेलीग्राम पे भी भेजा गया है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल।